हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑल राजस्थान फिजिक्स ऑनलाइन टेस्ट जो कि अपनी तरह का एक दूसरा टेस्ट है इस प्रकार का, जिसमें हम पुराने विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न आए हैं राजस्थान बोर्ड में क्लास 12th के फिजिक्स पेपर में उनको देखते हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 7 एंड 8 अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है और विद्युत चुम्बकीय तरंग जो हमारा 7वां और 8वां चैप्टर है उसके हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आपने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अब इनके सॉल्यूशंस हम देख लेते हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन। वैसे तो आपको ऑप्शन वाइज तो आपको पता चल गए हैं। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हैं। हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दैट इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट, कोई प्रत्यावर्ती सर्किट है जिसमें हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है V = 100 sin 100 पाई t एंड करंट दी हुई है हमें 10 cos 100 पाई t। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर। देखें बच्चों, हमारे पास विभव दिया हुआ है sin 100 पाई t और धारा दी हुई है 10 cos ओमेगा कोस पाई 100 पाई टी। तो परिपथ में निक्षेपित औसत शक्ति का मान बताइए। देखिए बच्चों, शक्ति अगर हमें ज्ञात करनी है तो हमें शक्ति गुणांक पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कोस फाई। तो कोस फाई पता करने के लिए हमें पहले इनको v और i दोनों को सेम फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये क्या है? कोस है। तो कोस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल हो सकता है? वो हो सकता है हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा भी ये हो सकता है। ये भी कोस थीटा के इक्वल होता है। और साइन 90 माइनस थीटा भी किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के इक्वल होता है। तो ये हम मान लेते हैं एक बार के लिए कि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कोस थीटा के इक्वल होता है। यहाँ थीटा की जगह क्या है? ओमेगा टी है, 100 ओमेगा टी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, आई को मैं लिख सकता हूँ I = 10 साइन 100 पाई टी प्लस थीटा या फाई, जो भी हमें लिखना है, प्लस 90 प्लस थीटा लिखते हैं हम। तो यहाँ पे देखें आई और वी में जो कलांतर है वो कितना हो गया? देखिए अभी दोनों साइन में आ गए। ये तो 100 पाई टी है, लेकिन इसके साथ कितना है? इसके साथ 90 एक्स्ट्रा है। तो 90 डिग्री का फेज एंगल हो गया। और कोस 90 डिग्री कितना होता है भाई? कोस 90 डिग्री का मान तो 0 होता है। यानी कि शक्ति जो होती है, शक्ति का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? P = V RMS कोस फाई। तो कोस फाई ही 0 हो गया, तो शक्ति भी कितनी हो जाएगी भाई? 0 वाट हमारे पास हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया? पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें हमारे पास ऑप्शन आ गया क्या? 0 वाट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यही प्रत्यावर्ती धारा वाले पार्ट में से ही है। इन एन एसी सर्किट वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज गिवन। सेम वही वैसे ही वोल्टेज और करंट दी हुई है हमें। V = V0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा जहाँ पे 300 है, और I = 1 साइन ये 300t प्लस π/6। तो यहाँ दोनों ही साइन में है। तो यानी कि इसमें दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है? फेज डिफरेंस ये देखें 300t है, ये भी 300t है। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? π/6 का। तो यहाँ से हमारे पास फाई कितना है? फाई = आ गया π/6, जो कि कितना होता है भाई? वो होता है अपने पास 30 डिग्री। देन फाइंड आउट पावर फैक्टर। तो सिंपल हमें पावर फैक्टर ज्ञात करना है, यानी कि कोस फाई हमें ज्ञात करना है। देखें आई और वी दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है? पावर फैक्टर ज्ञात करना है, शक्ति गुणांक ज्ञात करना है। तो कोस फाई, तो कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री कितना होता है बच्चों? कोस 30 डिग्री हमारे पास होता है √3/2। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? √3/2। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया है। जैसे 2010, 2014 में, 24 में आया हुआ है, पिछले ईयर ही आया हुआ है ये। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों हमें कि फॉर ए सीरीज LCR सर्किट, एक कोई सीरीज LCR सर्किट है जिसमें R कितना है? 3 ओम है, XL कितना है? 3 ओम है, XC कितना है? 7 ओम है। देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। देखिए बच्चों हमें प्रतिरोध दिया हुआ है, R दिया हुआ है, रेजिस्टेंस XL दिया हुआ है और X
सी दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिबाधा निकालनी, इम्पीडेंस निकालनी। इम्पीडेंस को हम किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, और इसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम वैल्यू रख लेते हैं इनकी। तो आर कितना है हमारे पास, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स एल कितना है, एक्स एल 3 है, माइनस एक्स सी कितना है, 7 है, और इस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो 3 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 3 माइनस 7 माइनस 4 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 के स्क्वायर के इक्वल ही हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ की हमारे पास हो गया अंडर रूट 25, जो कि किसके इक्वल हो जाता है, 5 के इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 5 ओम। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास 4 ऑप्शन इसमें भी हमें दिए हुए हैं। तो ए लैंप ऑफ 200 ओम, लेकिन लैंप है उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसका प्रतिरोध दिया हुआ है, कनेक्टेड विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है, कितने का, 200 वोल्ट। देखिए बच्चों, प्रत्यावर्ती जब भी वोल्टेज होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, उसमें जो वैल्यू दी हुई थी वो हमेशा उसकी कौन सी होती है, वो हमेशा उसकी आरएमएस वैल्यू होती है, क्योंकि एवरेज वैल्यू तो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो जो भी प्रत्यावर्ती सर्किट है, अल्टरनेटिंग सर्किट है, उसके लिए जो भी वोल्टेज या करंट की वैल्यू दी होती है वो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, वर्ग माध्य मूल मान होता है। तो हमने कह रहा है कि कैलकुलेट पीक वैल्यू, तो शिखर मान हमें ज्ञात करना है ऑफ करंट, किसका, करंट का हमें शिखर मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, हमें दिया हुआ है वी आर एम एस कितना दिया हुआ है, हमें 200 वोल्ट दिया हुआ है, और आर हमें कितना दिया हुआ है, 20 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आई आर एम एस निकाल सकते हैं। आई आर एम एस किसके इक्वल हो जाएगा, वी आर एम एस अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। वी आर एम एस कितना है बच्चों, वी आर एम एस है 200 वोल्ट, आर कितना है 20, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा क्या। लेकिन ये तो क्या आया है, आर एम एस वैल्यू आई है, वर्ग माध्य मूल मान आया, हमें तो क्या ज्ञात करना है, अधिकतम मान या शिखर मान ज्ञात करना है धारा का। तो इनमें क्या संबंध होता है बच्चों, इनमें संबंध होता है कि आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई मैक्सिमम आई जीरो अपॉन अंडर रूट 2। तो यहाँ हमें आई जीरो निकालना है, तो आई जीरो किसके इक्वल हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू अंडर रूट 2। तो आई आर एम एस का मान कितना है, 10 है, इंटू अंडर रूट 2 होता है 1.414। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, 14.14 एम्पियर, जो कि है ऑप्शन सी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। फिर से बच्चों हमें क्या निकालना है, पावर फैक्टर हमें निकालना है, शक्ति गुणांक हमें निकालना है। शक्ति गुणांक किसके इक्वल होता है, कोस फाई के इक्वल होता है। ऑफ किसका निकालना है, प्योर इंडक्टर का, यानी कि जो शुद्ध प्रेरकत्व है उसका एल का हमें क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है। हमें पता है कि जो एल होता है उसमें जो होता है, जो कलांतर होता है दोनों के बीच, वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है फाई, वो कितना होता है, पाई/2 होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसके लिए पावर फैक्टर कोस फाई इक्वल टू कितना हो गया, कोस पाई/2, जो कि किसके इक्वल होता है बच्चों, जो कि होता है 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, 0। देखें, जो प्योर रेजिस्टेंस होता है, शुद्ध प्रतिरोध होता है, उसके लिए तो पावर फैक्टर होता है 1, और बाकी जो इंडक्टर हैं और कैपेसिटर हैं, यानी कि प्रेरकत्व और संधारित्र, उनके लिए कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि उसमें एक में पाई/2 आता है फेज डिफरेंस और एक में आता है -पाई/2। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसको कहते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात, जिसमें इंडक्टर लगा होता है, यानी कि XL। XL क्या होता है, XL इक्वल टू ओमेगा L, और ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, उसको अपन सिंपल फ्रिक्वेंसी में लिखेंगे तो 2πf लिखेंगे। तो XL इक्वल होता है 2πfL। तो हमें ये पूछ रहा है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो हाउ डज, कैसे वेरी विथ डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, कम कर दें, तो
एक्स एल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडक्टिव। तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि भाई जो एक्स एल है वो प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है एफ के। अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे, इस तरफ आप एफ लेते हो, इस तरफ आप एक्स एल लेते हो, तो कैसा ग्राफ मिलेगा आपको, एक सीधी लाइन मिलेगी। तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो एक्सएल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आवृत्ति कम होती है तो प्रेरणिक प्रतिघात भी कम होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिक्रीजेज, यानी कि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट एवरेज पावर। हमें एवरेज पावर निकालनी है डिसिपेटेड इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट। तो कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है, उसमें हमें औसत शक्ति का मान निकालना है, जहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है और वी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, हम तो क्या निकालेंगे, वही पावर फैक्टर निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, शक्ति गुणा के लिए हमें क्या चाहिए, फाई का वैल्यू चाहिए। फाई यहाँ पे देखे कितना है, 5 साइन, ये भी साइन में है, ये भी साइन में है, ये ओमेगा टी, इसके आगे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ पे हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया पाई बाई 3, जो कि कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो पी एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, पी एवरेज होता है I0 V0 कोस फाई और अपॉन में होता है 2। तो I0 का वैल्यू कितना है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो I0 की वैल्यू तो 5 है, V0 का वैल्यू कितना है, 300 है, 300 है। तो I0 5 लिख लें, V0 300 लिख लें, अपॉन में 2 हो जाएगा। और कोस फाई कितना है, कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 ही होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 300 अपॉन 2 × 2। तो ये हो जाएगा अपने पास 5 × 75, जो कि किसके इक्वल होता है, 375। और पावर का यूनिट होता है वोट। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से क्या दिया हुआ है, एक अल्टरनेटिंग सर्किट दिया हुआ है अपने को, और अप्लाइड वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट। यानी कि ये कौन सा वोल्टेज है, ये हमारे पास है VRMS। हमेशा RMS वैल्यू होती है जो भी दी हुई है। R हमें दिया हुआ है 8 ओम और XL इक्वल टू XC है। XL और XC क्या है, बराबर हैं, कितने हैं दोनों, 6 ओम है। देन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, हमें केवल लैंग्वेज में हम उलझ सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है 2013 में, कि आंसर हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमें अगर अल्टरनेटिंग करंट है या प्रत्यावर्ती परिपथ है, तो जो हमें वोल्टेज देगा या करंट देगा वो हमेशा अगर कुछ नहीं कहे उसके बारे में, तो वो कौन सा होगा, उसका RMS होगा, रूट मीन स्क्वायर होगा। तो वो तो इसने पहले ही दे दिया, कितना है, 220 वोल्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट अप्लाइड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो VRMS हमें दे रखा है इस बार फिर से हमें दे रखा है VRMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट। R हमें दे रखा है, XL XC सेम दे रखा है 6 ओम। तो ये कैसा सर्किट है भाई, ये रेजोनेंस सर्किट है। रेजोनेंस की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, XL इक्वल टू XC। तो और रेजोनेंस की कंडीशन में अगर XL इक्वल टू XC है तो Z किसके इक्वल हो जाता है, R के इक्वल हो जाता है, क्योंकि XL माइनस XC वाली टर्म तो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, वो 0 हो जाते हैं आपस में। तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, तो इम्पीडेंस किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा, है ना। और R यहाँ पे कितना है, 8 ओम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 8 ओम। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। हमें एवरेज वैल्यू देनी है, औसत मान बताना है धारा का, किसके लिए, और ए कंप्लीट साइकिल, यानी कि संपूर्ण चक्र के लिए धारा का हमें क्या बताना है, औसत मान बताना है। ये 2015 और 2023 में आया हुआ है, मॉडल पेपर 2024 और 2024 पूरक परीक्षा में भी आया। देखे बच्चों, जब भी हम AC करंट की बात करते हैं, एक पूर्ण चक्र का मान क्या है कि ऐसे ये अर्धचक्र हो गया धनात्मक, 2 अर्धचक्र होते हैं। देखिए पहला हो गया क्या, धनात्मक अर्धचक्र, दूसरा हो गया ऋणात्मक अर्धचक्र। ये सेम कहाँ तक जाती है, ये I0 तक मैक्सिमम जाती है, और ये नीचे वाली कहाँ जाती है, -I0 तक मैक्सिमम जाती है। तो अगर इस पूरे आवर्तकाल के लिए देखें, ये 0, ये अर्धकाल हो गया, ये संपूर्ण इसका काल हो गया। तो देखें जितना, अगर इस पूरे की बात करें तो जितना हमारे पास क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा, उतना ही कितना क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। अगर इस पूरे टाइम के लिए देखते हैं अपन,
ये एवरेज लिखते हैं अपन आई एवरेज की आई डी टी इस पूरे के लिए समाकलन है अपॉन में कैपिटल टी, और यहाँ हो जाएगा 0 से टी। तो ये देखें जितना प्लस में है उतना ही माइनस में, तो कितना आता है हमारे पास 0 आता है। संपूर्ण चक्र के लिए तो कितना आता है 0 आता है। दूसरा, अगर अपने को पूछ ले धनात्मक अर्ध चक्र के लिए, तो धनात्मक अर्ध चक्र के लिए देखें केवल इस वाले के लिए तो कुछ भी माइनस में नहीं है, यानी कि इसका आंसर 0 नहीं आएगा। अगर हमें धनात्मक अर्ध चक्र में पूछें तो जो आई एवरेज आता है वो हमारे पास आता है 2I0 अपॉन पाई, और ऐसे ही ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए पूछे तो हमारे पास आई एवरेज आता है -2I0 अपॉन पाई। तो ये बच्चों ध्यान में रखना है कि पूर्ण चक्र के लिए तो हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा, चाहे विद्युत धारा का कहे यानी कि करंट का कहे, चाहे या फिर किसका कहे वोल्टेज का कहे। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी एंड वोल्टेज V इक्वल टू 200 sin, ये दिया हुआ है हमारे पास। कैलकुलेट द एवरेज पावर डिसिपेटेड है, सेम भाई एवरेज पावर ही निकालना हमें। यदि प्रत्यावर्ती धारा और विभव के मान दे रखे हैं तो परिपथ में निक्षेपित शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। देखें भाई पी एवरेज हमने पीछे भी फॉर्मूला लिखा था I0 V0 अपॉन में 2 और कोस फाई। यहाँ पे देखें भाई फेज डिफरेंस देखें, साइन है दोनों ही क्या है साइन में है, तो चेंज करना नहीं पड़ेगा। यहाँ आगे ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी प्लस क्या है π/4 है, तो यहाँ पे फाई कितना हो गया π/4 हो गया। तो अपन वैल्यू रख लेते हैं। I0 कितना है I0 4 है, ये जो I के साथ साइन के पहले आता है वही I0 होता है। इसी प्रकार V0 क्या होता है, ये साइन के पहले जो आता है वो V0 होता है, क्योंकि इनका क्या होता है फॉर्म I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो ये क्या दिखाता है, इनका मैक्सिमम वैल्यू दिखाता है, हाईएस्ट पॉइंट दिखाता है, पीक वैल्यू दिखाता है। तो V का कितना हो गया 200 हो गया, अपॉन में क्या है 2 है और कोस फाई। अब देखें बच्चों फाई कितना है, फाई है π/4 और कोस π/4 हो या साइन π/4 हो, वैल्यू कितनी होती है, तो 2 को तो अपन कैंसिल कर देते हैं, 400 इंटू ये आ जाएगा अपने पास 1/√2, तो ये आ रहा है अपने पास 400/√2 यानी कि 400 अपॉन में 1.414। ठीक है, तो देखें ये 400 तो आ नहीं सकता है ना, और क्या कह सकते हैं, देखिए फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं 200, बिल्कुल ये आधा तो है नहीं है ना, तो ये 2 तो आप ऐसे ही कट्स कर सकते हो, और पूरा इसमें 300 तो बिल्कुल आ नहीं सकता। इसको देख सकते हो आप, इसको जब सोल्व करोगे तो कैसे आएगा पूरा 300। तो हमारे पास अब इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो या फिर ऐसे अंदाज़ा लगा के भी इसको आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इफ अप्लाइड वोल्टेज इन अल्टरनेटिंग सर्किट इज 200 वोल्ट। अभी देखो फिर से क्या दे दिया, प्रत्यावर्ती परिपथ है उसमें आरोपित वोल्टता का मान दे दिया 200 वोल्ट। तो ये कौन सा वोल्टेज होगा, ये होगा VRMS, कितना दिया हुआ है हमें 200 वोल्ट। अब क्या कह रहा है कि R इक्वल टू 6 ओम और XL इक्वल टू 8 ओम हो तो शक्ति गुणांक का मान। देखो शक्ति गुणांक का बच्चों एक और फॉर्मूला होता है कोस फाई इक्वल टू, जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है R/Z। जो शक्ति गुणांक का होता है वो होता है R/Z, प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा, और यानी कि रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस अपॉन में क्या है इम्पीडेंस। तो देखें यहाँ क्या है, एक L है और एक R है, दो ही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वैसे तो R XL माइनस XC उसका पूरा का स्क्वायर होता है, लेकिन XC यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो क्या हो जाएगा सिंपली R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो पहले अपन Z निकाल लेते हैं। R कितना है भाई 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस XL 8 है तो 8 का स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 36 प्लस 64 इक्वल टू 100 का अंडर, जो कि कितना होता है √100, जो कि आ जाता है अपने पास 10 आ जाता है बच्चों। तो यानी कि Z हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। तो कोस फाई जो होगा वो किसका होगा, R कितना 6 अपॉन में 10 यानी कि 0.6। तो ये देखें आप 0.6। ठीक है, देखिए जब तक प्योर रेजिस्टेंस नहीं होता तब तक उसका वैल्यू 1 नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता। इसका ये हमेशा ध्यान रखें कि पावर फैक्टर कभी भी क्या होता है कोस फाई होता है, तो कोस का वैल्यू तो 1 और -1 से इधर उधर जा ही नहीं सकती आगे पीछे, तो 10 तो हो ही नहीं सकता था, तो इन दो में से ही होना था वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 0.6 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन।
एक लाइट बल्ब है, ए लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वोट। देखें बच्चों, वोट किसका यूनिट होता है, वाट यूनिट होता है किसका, पावर का, शक्ति का। तो एक कोई विद्युत बल्ब है, उस पर 100 वाट अंकित है, यानी कि पावर कितनी है, 100 वाट है, और 220 वोल्ट, यानी कि जो RMS वैल्यू है VRMS वो कितना है, 220 वोल्ट है। व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो हमें क्या बताना है, वोल्टता का अधिकतम मान यानी कि शिखर मान बताना है, पीक वैल्यू बताना है। तो क्या रिलेशन होता है, VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन √2। तो हमें तो V0 निकालना है, तो VRMS इंटू √2। VRMS कितना है भाई, VRMS 220 वोल्ट है, √2 1.414 होता है, तो ये 311 वोल्ट हो गया। तो ये वैल्यू वैसे आपको याद भी रहनी चाहिए, क्योंकि जो 220 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारे घरों में आती है, 220 वोल्ट की सप्लाई जो हमारे घरों में जो बिजली AC आती है उसका वोल्टेज क्या होता है, 220 वोल्ट ही होता है। तो ये वैल्यू तो आपको याद रहनी चाहिए कि लिखा 220 वोल्ट है, पर वो मैक्सिमम कितने वोल्ट तक जा सकती है, 311 वोल्ट तक जा सकती है। यानी कि इसीलिए हम कहते हैं कि AC ज़्यादा खतरनाक है DC से, क्योंकि लिखा तो 220 वोल्ट है लेकिन वो मैक्सिमम कितने तक जा सकती है, 311 तक भी जा सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया 311 वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडक्टर एक क्या है, प्रेरकत्व है कितना, 20 मिली हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, यहाँ पे मिली दिया हुआ है, मिली का मतलब 10 की पावर -3। इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट AC, 220 वोल्ट है, वोल्टेज दिया हुआ है, RMS मान। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 50 हर्ट्ज, एक स्रोत की आवृत्ति दी हुई है कितनी, 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात हमें ज्ञात करना है, क्या, XL हमें निकालना है। XL इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा L होता है। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई F इंटू L लिख सकते हैं। 2 पाई का वैल्यू 3.14, F का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो 50 हर्ट्ज रख दिया, और L कितना दिया हुआ है, 20 मिली हर्ट्ज। मिली को हम लिखते हैं 10⁻³ तो यहाँ से सोल्व करते हैं। देखो 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 100, और 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 314 हो जाएगा, इंटू 20 इंटू 10⁻³ तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। 0 इसमें जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, तो इसको ये हो जाएगा 826 इंटू 10⁻², और इसको अपन सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.28 ओम। तो प्रेरणिक प्रतिघात का भी मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 6.28 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रीजन्स ऑफ एनर्जी लॉसेस अकरिंग इन ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर जो है उसमें एनर्जी लॉस क्यों होते हैं, ऊर्जा हानि के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए कॉपर लॉस, बिल्कुल ताम्र हानि होती है, फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स का लीकेज भी होता है, एडी करंट, भंवर धाराएं भी होती है, और हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है। तो ये चारों ही जो रीजन हैं वो ऊर्जा हानि के रीजन हैं, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। कॉपर लॉस क्यों होता है, हीट के कारण होता है, ठीक है। फ्लक्स लीकेज क्यों होता है कि जो अपने ट्रांसफार्मर होता है उसमें पूरी तरह से फ्लक्स जो है वो इसमें संबंधित नहीं हो पाता है पूरी तरह से, तो इस वजह से फ्लक्स लीकेज होता है। एडी करंट होती है मेटल जो होता है उसमें, और हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट्स के कारण भी क्या होता है, हीट के कारण एनर्जी लॉस होती है, और हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है। तो इसमें तो सारे ही अपने ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने पास, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखें, इन द गिवन फिगर, जो फिगर दिया हुआ है आपको, राइट ए पॉइंट शोविंग द रेजोनेंट स्टेट, तो अनुनाद अवस्था कौन सा पॉइंट, देखें क्या क्या दिया हुआ है, रिएक्टेंस में है, और इधर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इधर तो क्या है, प्रतिघात है, और इधर क्या दिया हुआ है, आवृत्ति है। x और f में है, x क्या है, xc भी है और xl भी है। देखिए xc तो क्या होता है, xc होता है 1/ωc, यानी कि 1/2 पाई fc। तो ये तो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ऐसे बनता है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी xc का वैल्यू कम होता जाएगा। और xl जो होता है
वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के इक्वल होता है, यानी कि एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, यानी कि एक्स एल प्रोपोर्शनल है एफ के, तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अब देखें ये जो दोनों ग्राफ हैं ये इस पॉइंट पे काट रहे हैं। अगर दो ग्राफ किसी पॉइंट पे काटते हैं उसका मतलब उस पॉइंट पे उन दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है हमें आर, इस पॉइंट पे एक्स एल इक्वल टू है किसके, एक्स सी के। और ये कौन सी कंडीशन होती है, ये होती है रेजोनेंस की कंडीशन, अनुनादी अवस्था की कंडीशन होती है ये। और यही हमें पूछा है बच्चों कि अनुनादी अवस्था, अनुवाद यहाँ लिखा है, यहाँ ये है अनुनाद, ठीक है। तो अनुनाद की अवस्था, रेजोनेंस की जो अवस्था है वो कौन सी, यहाँ से आर पॉइंट है बच्चों, है ना, क्योंकि आर पे क्या हो रहा है, एक्स एल इक्वल टू क्या हो रहा है, एक्स सी हो रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आर, आर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कि पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज 0.5। इस बार हमें क्या दे दिया कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ का शक्ति गुणांक ही दे दिया 0.5 या फिर 1/2। 0.5 का मतलब 1/2 ही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस। इस बार हमें पावर फैक्टर का वैल्यू दे दिया और फेज डिफरेंस यानी कि वोल्टता और धारा में क्या पूछ लिया, कलांतर पूछ लिया, हमें फाई की वैल्यू पूछ ली, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ, पावर फैक्टर दिया हुआ यानी कि कोस फाई कितना दिया हुआ 1/2। तो बताओ भाई किस फाई के लिए कोस का मान 1/2 होता है, तो वो क्या होता है, कोस कितना होता है बच्चों, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 होता है और कोस 60 का मान 1/2 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इन रेजोनेंस पोजिशन, जो अनुनाद की अवस्था है, द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज। देखिए बच्चों अनुनाद की जो अवस्था होती है उसमें होता है एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, तो यानी कि जेड किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। यानी कि अनुनाद की अवस्था में जो परिपथ एलसीआर परिपथ है वो शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ की तरह व्यवहार करता है, किसकी तरह, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आई एंड वी इन दोनों के बीच कलांतर यानी कि फाई जो होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। दोनों ही क्या होते हैं, सेम कला में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 0 डिग्री ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एसी विल बी। देखें हमें आई दिया हुआ है भाई, करंट दिया हुआ है, विद्युत प्रत्यावर्ती धारा दी हुई है कुछ। देखें यहाँ से तुलना करेंगे हम कि आई का जो बेसिक फॉर्म होता है तो क्या होता है, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ देखें I0 तो 200 हो गया, साइन हो गया, उसके बाद साइन और टी के बीच में क्या होता है, ओमेगा आता है। तो यहाँ से अपन अगर देखेंगे तो ओमेगा इक्वल टू कितना है, 60 पाई है। और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ लिख सकते हैं। तो 2 पाई एफ इक्वल टू क्या हो गया, 60 पाई हो गया। तो पाई से पाई कैंसिल और एफ हो गया 60/2, यानी कि कितना हो गया, 30 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी है और उसका यूनिट होता है हर्ट्ज। तो हमारे पास आ गया क्या, 30 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें ऐसा यूनिट पूछिए किसकी, रिएक्टेंस की, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन प्रतिघात। प्रतिघात कोई सी भी हो सकती है, रिएक्टेंस कोई सी भी हो सकती है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, ठीक है। तो प्रेरणिक प्रतिघात हो चाहे धारितीय प्रतिघात हो, वो किसकी तरह बिहेव करती है, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करती है, वो एक प्रतिरोध की तरह बिहेव करती है। उनका मात्रक ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम ही होता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है कन्वर्ट्स 220 वोल्ट इनटू 1100 वोल्ट। देखें ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर करता है कि अगर जो अपने पास प्रत्यावर्ती वोल्टता है, एसी जो वोल्टेज है उसको क्या कर देता है, चेंज वो कर सकता है, उसको बढ़ा भी सकता है और उसको घटा भी सकता है। अगर वो वोल्टेज को बढ़ा देता है तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। अगर वो वोल्टेज को घटा देता है तो उसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर या फिर अपचाई
ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ ये क्या कह रहा है, 220 वोल्ट से किस में चेंज कर रहा है, 1100 वोल्ट में चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा ट्रांसफॉर्मर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकेंडरी कोइल, देखिए ट्रांसफॉर्मर हमारे पास 2 कोइल होती है ऐसे, ठीक है, जिनमें फ्लक्स लिंक होता है। और ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर ये काम करता है। तो अगर इसमें हम क्या ले लें, जो फेरे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उनको ले लें N1, इसमें ले लें N2, इस पे जो वोल्टेज है उसको V1, इस पे जो वोल्टेज है उसको V2। तो इनमें एक क्लियर रिलेशन होता है क्या, कि N1 अपॉन N2 जो है, N1 अपॉन N2 किसके इक्वल होता है, V1 अपॉन V2 के। ठीक है बच्चों, तो हमें V1 और V2 दोनों दिए हुए हैं। V1 220 वोल्ट है और V2 1100 वोल्ट है। हमें निकालना क्या है, हमें N2 भी दे रखा है सेकेंडरी कॉइल के लिए, कितना 800, तो हमें N1 निकालना है। तो यहाँ से N1 कितना हो जाएगा, V1 अपॉन V2 इंटू N2। ठीक है बच्चों, V1 कितना 220 वोल्ट, उसको किस में चेंज कर दिया, V2 1100 वोल्ट में, इंटू N2 द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, 800 हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 इंटू 8 कितना होता है, 160 होता है। तो हमारे पास जो प्राइमरी कोइल है, प्राथमिक कुंडली है, उसमें फेरों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 160 हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो में होता है वोल्टेज। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज। देखें बच्चों, अब की बार प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पूछ लिया, ये 2024 मॉडल पेपर में पूछा हुआ है कि शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ है, उसका शक्ति गुणांक कितना होता है। भाई शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में फाई होता है 0। तो आपको एक ये डायग्राम हमेशा याद रखना होता है कि रेजिस्टिव जो होता है उसके लिए क्या होता है, ये अगर आई वाला है, करंट तो सेम ही होता है ना, LCR सर्किट में देखें, LC और R जो सर्किट है उसमें करंट तो इधर वोल्टेज सोर्स लगा, करंट तो तीनों में सेम बहेगा, यानी कि करंट का फेज फिक्स हो गया। अब जो वोल्टेज होगा, इसमें VR होगा, इसमें VC होगा, इसमें VL होगा, उनका फेज अलग अलग होता है। जो रेजिस्टेंस में होता है, प्रतिरोध में होता है, वो तो दोनों सेम ही फेज में होता है। फिर जो L के लिए होता है वो 90 डिग्री अहेड होता है, 90 डिग्री आगे होता है। वो VL जो होता है वो करंट से क्या होता है, 90 डिग्री आगे होता है, और VC जो है वो 90 डिग्री क्या होता है, पीछे होता है। तो अगर हमें ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि VL और VC जो है उनमें फेज डिफरेंस कितना है, तो उसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। तो ये वाला फिगर आपको ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमेशा पता होना चाहिए, इसे आप कोई से भी आंसर आप दे सकते हैं। तो यहाँ 0 होता है फेज डिफरेंस फाई, और cos 0 का वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आ जाएगा इसमें अपना 1, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू RMS वैल्यू वर्ग माध्य मूल मान ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका हमें क्या निकालना है, वर्ग माध्य मूल मान का कह रहा है, करंट इज टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू। तो कितने गुना है इसकी पीक वैल्यू का। तो देखो हम जानते हैं कि IRMS इक्वल टू होता है I0 अपॉन √2। तो पीक वैल्यू का कितने गुना है, 1 अपॉन √2 गुना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B 1 अपॉन √2 गुना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिवाइस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखें, उस डिवाइस का नाम बताना है, उस युक्ति का नाम बताना है जो किस पर आधारित हो, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित। अभी हमने बात करी थी कि ऐसी युक्ति कौन सी होती है, ट्रांसफॉर्मर होती है, कि एक कुंडली में हम वोल्टेज देते हैं और दूसरी कुंडली में हमारे पास, एक कुंडली में वोल्टेज या करंट देते हैं तो दूसरी कुंडली में वोल्टेज या करंट अपने पास क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए चार्ज्ड 30 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है अपने पास, संधारित्र है कितनी धारिता का, 30 माइक्रोफेरेड का, और इसको कनेक्ट किया गया है 27 मिली हेनरी के
इंडक्टर से। ये माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन इन द सर्किट। हमें क्या बतानी है? आवृत्ति बतानी है, मुक्त दोलन की आवृत्ति। तो जब L और C लगे हों तो LC दोलित्र बनता है, हमारे पास दोलन होते हैं मुक्त LC के, ठीक है। तो क्रमागत रूप से जो है वो ऊर्जा जो है वो चुंबकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती रहती है। चुंबकीय ऊर्जा कम होती है तो विद्युत ऊर्जा बढ़ती है, विद्युत ऊर्जा कम होती है तो चुंबकीय ऊर्जा बढ़ती है। इस प्रकार हमें एक दोलक मिलता है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे हम क्योंकि रेडियन प्रति सेकंड में दे रखा है तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा की हमें बात करनी है। ओमेगा किसके इक्वल होता है? 1/√LC। तो इनके अपन वैल्यू रख लेते हैं बच्चों। देखिए 1/√L, L कितना है हमारे पास? 30 माइक्रोफेरेड है, यानी कि 30 × 10 की पावर -6 फेरेड इंटू सॉरी ये 30 माइक्रोफेरेड C है, L का वैल्यू है 27 मिली हेनरी, मिली के लिए लिखेंगे 10 की पावर -3। तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास? ये 10 जुड़ेगा तो ये एक पावर जुड़ जाएगी प्लस की, तो 10 की पावर -5 और 10 की पावर -3, 10 की पावर -8 हो गया। नीचे हमारे पास क्या बच गया? 3 × 27 × 10⁻⁸, ये सब अंडर रूट में है। 10⁻⁻8 का जो अंडर रूट होगा वो 10⁻⁴ होगा और वो ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा। अपॉन में क्या आया? 81 आ गया। अपॉन में क्या आ गया हमारे पास? इसको थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ मैं। ये आ गया 10⁴ अपॉन √81। √81 कितना होता है? 9 होता है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 10 × 10⁻³ अपॉन 9। तो ये क्या रहा है? लगभग थोड़ा सा 1 से ऊपर आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1.1 × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इसकी तरफ चलते हैं बच्चों। देखें बच्चों, राइट द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ए मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी E एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू। तो हमें क्या बताना है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बतानी है। कोई मीडियम है ना, ये क्या है? वैक्यूम नहीं है, कोई माध्यम है कि किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का व्यंजक माध्यम की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन और चुंबकशीलता होती है म्यू। तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि अगर कोई माध्यम है तो उसके लिए हम लिखते हैं जो वेग होता है उसको v से लिखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये होता है E और म्यू, 1/√E म्यू। अब और भी अपन इससे रिलेशन निकाल सकते हैं कि v = एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं ε0 εr, म्यू को लिख सकते हैं μ0 μr, और ये इस पूरे का अंडर रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√ε0 μ0। और यहाँ पे हमारे पास बच गया इंटू में 1/√ε0r μr। ये जो होता है बच्चों, ये क्या होता है कि वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी होती है जिसको अपन c से लिखते हैं। तो v = हमारे पास क्या आ गया? c/√ε0r μr आ गया। अगर कोई पदार्थ जो है वो नॉन मैग्नेटिक है, अचुंबकीय है, यानी कि उसमें चुंबकत्व का गुण है ही नहीं, तो μr कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, निर्वात के लिए ऐसा मान लेते हैं कि भाई चुंबकत्व उसमें है ही नहीं। तो हमारे पास v क्या हो जाएगा? c/√ε0r, और एप्सिलॉन ये जो वैल्यू है √ε0r, इसको हम कह देते हैं क्या? अपवर्तनांक कह देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देते हैं। यानी कि अगर कोई मीडियम है तो उसमें जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? जो वैक्यूम है, निर्वात है, उसमें वेलोसिटी में हमें किसका भाग देना पड़ेगा? n का भाग देना पड़ेगा। तो ये भी हमें पूछा जा सकता है कि v = c/n होता है, जहाँ n क्या है? अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगला हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें आगे के प्रश्नों को करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच।